वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है वाह उस्ताद जी, तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको सीक्वेंस के साथ में चैप्टर वाइज लेक्चर्स दूंगा और आप इन जो है लेक्चर्स को ले करके और देख करके अपना किसी भी प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मैंने कोशिश ये करी है कि आपके बहुत जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले मैं इजी करके आपके सामने एक्सप्रेस कर दूं, ताकि आपको केमिस्ट्री से ना जो डर लग रहा है वो ख़त्म हो जाए बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर डर को मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है ना। अभी मैंने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्टअप किया है, इसके 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं जो यूट्यूब चैनल DNA करियर क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे इस लेक्चर में नए हैं बच्चों, मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा कि आप मेरे पहले L1 और L2 जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख लीजिए, ठीक है ना। तब ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ढंग से समझ में आएगा, ठीक है ना बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में 2 रिएक्शंस दी हुई है जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। एक जीरो ऑर्डर दी हुई है, दूसरी फर्स्ट ऑर्डर दी हुई है, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है बच्चों, उसमें सबसे पहले आपको उसके डेफिनेशन को लेना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कहेंगे किनको। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, उसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन को निकालेंगे। तीसरी उसकी हाफ लाइफ को निकालेंगे, जहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक ठाक न्यूमेरिकल बनते हैं, हर साल एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगा जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। फिर मैं इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर प्रीवियस एग्जाम में जिस क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों उनको मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है आपके लिए ये। तो बच्चों बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपका। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन को हम क्या लिखेंगे, द रिएक्शंस वे अभिक्रियाएं, द रिएक्शंस इन विच जिनमें इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, यस प्लीज, जीरो पावर, जीरो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, यस प्लीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0 पर डिपेंड करती है रेट, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ए मेरे पास एक रिएक्टेंट था बच्चों जो प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप उसका रेट ला निकालेंगे तो रेट ला क्या कह रहा है, पिछले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि इस जो रिएक्शन की रेट होगी वो डिपेंड करेगी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन की पावर 0 पर, ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की ही रिएक्शन है। तो यहाँ पर ए जो होगा उसकी कंसंट्रेशन की पावर 0 पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में लाएंगे तो के ए की पावर कितनी बचेगी बच्चों, 0, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी रेट, हाँ जी, रेट कांस्टेंट के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों, रेट कांस्टेंट के इक्वल है। इस पर एक PYQ आया था, द रिएक्शंस इन विच रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिनमें रेट जो होती है रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हुए थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको जीरो ऑर्डर पर टिक मार देना है, यानी ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल होंगी वो कौन सी रिएक्शन है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आप ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसी डेफिनेशन को दूसरे वर्ड में ले सकते हैं क्या, द रिएक्शंस इन विच, द रिएक्शंस, ये भी डेफिनेशन हो सकती है, इन विच, यस प्लीज, रेट डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स, जिसमें रेट डिपेंड नहीं करती किस पर, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने क्या देखा, रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही होगी, कंसंट्रेशन का टर्म तो 1 हो चुका है, कंसंट्रेशन बची ही नहीं है अब यहाँ पर। तो हम यहाँ पर दूसरा जो इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं जीरो ऑर्डर की बच्चों। तो द रिएक्शंस इन विच रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे,
सर पहले इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आप सेट करवा दीजिएगा। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यस प्लीज, यानी ज़ीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन को यहाँ पर सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वी एज्यूम कर लेंगे, वी एज्यूम दैट, हम मान लेंगे कि एक रिएक्शन है बच्चों, क्या है, ए हमारा जा रहा है कहाँ में, प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाफ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, किसके, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, क्या, स्मॉल r इज इक्वल टू के ए की पावर 0, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, लिखा हुआ आपने, क्या है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1, तो r इज इक्वल टू के, इसका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो आप, ठीक है ना। वी आल्सो नो दैट, वी आल्सो नो दैट, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एवरेज नहीं करेंगे, माइनस डी ए अपॉन, यस प्लीज, डी टी, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है, माइनस डी अपॉन डी टी। और अगर आप इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, प्लस का डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा, जो मैंने पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था। इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करेंगे, रेट दोनों तरफ क्या है, सेम है ना, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, यस प्लीज, एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों रेट यहाँ भी है, रेट यहाँ भी है, वो अलग बात है, यहाँ पर रेट लास्ट से रेट लिखी है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस लिखी है रेट ही दोनों, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो के इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, या आप कह सकते हैं के इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, के इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, इतना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है हमको, देखिए सुनिए ध्यान से। हाँ, अब जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन में मेरे पास दो लिमिट्स होनी चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर जब करेंगे तो कंसंट्रेशन जो ए है इसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, दूसरा टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। भाई क्या तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यूज़ का ना तो इंटीग्रेशन आप करा सकते हैं, ना ही उनका डिफरेंशिएशन करा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, वी एज्यूम दैट, हम मान लेंगे क्या, वी एज्यूम दैट इनिशियली, ये तो शुरू में, इनिशियली शुरुआत में टाइम टी क्या था, 0, तो ए की जो कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या थी, मान लो सी नॉट थी शुरू में, उसके बाद क्या होगा, फाइनली या आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड के बाद ए की कंसंट्रेशन कितनी बची, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बची, यस प्लीज, सी टी बची टी समय के बाद। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, हम कहेंगे भाई नाउ वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ, यस प्लीज, इक्वेशन नंबर 3, हम इक्वेशन नंबर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 3 के बोथ साइड में हम इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन का करा दिया हमने। अब ए है, ए की कंसंट्रेशन शुरू में क्या थी, सी नॉट, और फाइनल क्या है, सी टी। भाई लोअर लिमिट क्या है, शुरुआती लिमिट, और फाइनल लिमिट क्या है, आखिरी वाली लिमिट। अब ये आपके पास आएगा क्या, डी ए। तो आप ना इसके ऊपर जब इंटीग्रेटेड इक्वेशन लाएंगे सिंबल, तो उसकी एक लोअर लिमिट रखनी होगी, तो शुरुआत में कंसंट्रेशन जो ए की थी वो उसकी लोअर लिमिट में शामिल होगी, और फाइनल जो कंसंट्रेशन होगी वो उसकी अपर लिमिट में जाएगी। तो सी नॉट और सी टी इज इक्वल टू माइनस के तो था ही, और ये था डी टी। अब इसके ऊपर लाइएगा इंटीग्रेशन, तो टाइम है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में शुरू में टाइम 0 था और उसके बाद टाइम हुआ टी सेकेंड, ओके।
तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। जब 0 था तब कंसंट्रेशन क्या थी C0। जब टाइम t बीत गया तब कंसंट्रेशन कितनी आई Ct आई। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन से जुड़े हुए आपको समझ में आने चाहिए। कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग, हाँ, रिगार्डिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों? अगर मेरे पास dx है उसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो x आएगा। अगर मेरे पास dA है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा a आएगा। अगर मेरे पास dt है तो, और ये मेरे पास, जी हाँ, लिमिटेड इंटीग्रेशन है, मीन्स क्या है 0 और t, तो dt का हो जाएगा टाइम t और इसकी लिमिट्स आ जाएंगी 0 और कैपिटल T। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं बच्चों, t की जगह पर t ही रखा जाएगा क्योंकि अपर लिमिट t है, तो t की जगह पर t माइनस, अब t की जगह पर क्या रखा जाएगा 0। तो ये इस तरीके से कुछ इंटीग्रेशन करवाए जाते हैं। इसके अलावा एक और फार्मूला आप याद रखिएगा जो यहाँ पर आया 1/a इंटू डी ए। इसका फार्मूला होता है log ऑफ e इंटू ए या नेचुरल log a। जिस लॉग का बेस ही होता है बच्चों वो नेचुरल लॉग होता है, तो ln a हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो डी ए देखो ज़रा बच्चों, ध्यान दो। तो डी ए का क्या आने वाला है सर? डी ए का ए आने वाला है, बहुत बढ़िया। C0 ऊपर क्या है Ct इज इक्वल टू, माइनस का के बाहर निकल जाएगा क्योंकि जो कंस्टेंट्स होते हैं उनका ना डिफरेंशिएशन होगा ना ही उनका इंटीग्रेशन होता है। अब होगा क्या, dt बचेगा, dt का बच्चों t आएगा 0 से t, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस के अपर लिमिट रखेंगे t और फिर 0। अब लाइए यहाँ पर एक जगह पर अपर लिमिट क्या है Ct, फिर माइनस अपनी तरफ से, और एक जगह पर लोअर लिमिट क्या आएगी C0, तो Ct माइनस C0। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आ जाएगा क्या माइनस KT। ठीक है ना, अब यहाँ पर Ct रखेंगे, C0 को इधर भेज देंगे प्लस C0। क्या मेरे पास ये इक्वेशन बन गई? हाँ जी सर बन गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा Ct इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0। क्या हम इसको इक्वेशन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा फार्मूला बनाइए। तो अब तक ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई है। रेट इक्वेशन किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर। किसके लिए आई है बच्चों? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ पर निकल के आई। कैसे किया हमने माना है कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रेट ला। रेट ला कह रहा है कि भाई R इज इक्वल टू के ए की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 करोगे मान क्या आएगा उसका? 1 आएगा, हटाओ छोड़ दो, तो रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और हम जानते हैं रेट इंस्टेंटेनियस होती है माइनस डी अपॉन डी टी। दोनों रेट इक्वेशन है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। कंपेयर करने पर राइट वाले आपस में इक्वल हो जाएंगे। के इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। हम मान लेते हैं शुरुआत में टाइम 0 था, तब कंसंट्रेशन एक ही थी C0। समय t सेकेंड बीत गया, बीतने के बाद कंसंट्रेशन एक कितनी आ गई बच्चों? Ct आई। तो अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करवाएंगे किसका? इक्वेशन नंबर 3 का, बोथ साइड में। तो dh इधर है, इधर इंटीग्रेशन का जो एक सिंबल बनेगा उसमें लिमिट्स रखनी रहेंगी। शुरुआत में जो a था उसकी कंसंट्रेशन C0 थी, और फाइनल जो आई है वो कितनी आई है बच्चों? Ct आई है। टाइम शुरू में 0 था और फाइनल जो टाइम आया वो क्या है? t आया है। यानी 0 टाइम पर कंसंट्रेशन C0 थी और t समय के बाद कंसंट्रेशन कितनी आ गई? Ct। बस da का हो जाएगा a, अपर लिमिट पहले फिर माइनस फिर लोअर लिमिट रख देंगे। पहले एक जगह पर अपर लिमिट Ct, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर एक जगह पर क्या रखेंगे? C0 नीचे वाली लिमिट। ठीक है, माइनस के जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, dt का t हो जाएगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो k की t से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस के t आ जाएगा, C0 इधर से इधर ले आएंगे, तो ये फार्मूला बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c का। ठीक है ना, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। बच्चों समझ में आ रही बात? टेंशन मत लेना, टेंशन लेने के लिए आपके दुश्मन है ना, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें 1 2 एंड 3। ठीक, गुड। हाँ जी, अब हम ग्राफ की बात करेंगे। क्या की बात करेंगे? हम जो ग्राफ इसके रिगार्डिंग है उन ग्राफ की बात करेंगे। देखो भाई कौन कौन से ग्राफ है। ग्राफ फॉर जीरो
ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या ग्राफ आएंगे? आपने देखा R इज इक्वल टू के, मतलब रेट जो है बच्चों वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। एक ये चीज़ आपने देखी थी। दूसरा अभी जो आपने रेट निकाली है वो सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी नाट, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये निकाली बात, ठीक है ना। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, रेट कांस्टेंट है मतलब रेट ना घटेगी ना बढ़ेगी, टाइम के साथ में रेट पे कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास y एक्सिस है, इस पर लिखी हुई है रेट, और यहाँ पर है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ए है। तो देखिएगा रेट जो आर है ना वो सीधी चली जाएगी, मतलब रेट जो होगी वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड, ग्राफ बिल्कुल सीधा जाएगा, लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगी, किसके वाई एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल जाएगी, ये वाई एक्सिस है। तो आपने क्या देखा कि जो रेट है बच्चों वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना। ये नहीं है कि कंसंट्रेशन कम पड़ी रेट कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आ जाइए, इस वाले के रिगार्डिंग ग्राफ खींचिए जरा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, y की जगह पर आ जाएगा सी टी, और x एक्सिस पर क्या जाएगा टाइम, x एक्सिस पर जाएगा टाइम। ज़रा कंपेयर करो, x की कंपैरिजन t से होगी, y कंपैरिजन सी टी से होगी। तो y एक्सिस पर सी टी और x एक्सिस पर क्या हो जाएगा टाइम t। अब स्लोप क्या है k, वो भी कैसी है नेगेटिव, और इंटरसेक्ट y एक्सिस पर कितना है सी नाट का है। तो यहाँ पर ये इतनी जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ये है सी नाट बच्चों। y एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट आ रहा है वो सी नाट आ रहा है। अब यहाँ से स्लोप क्या है भाई, k है, वो भी कैसे है नेगेटिव, मतलब ग्राफ नीचे गिरेगा। यहाँ पर जो स्लोप आ रही है, स्लोप इज इक्वल टू, हाँ m इज इक्वल टू k, मतलब जो इस ग्राफ की स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा होगा। तो इस वाले इक्वेशन से मैंने ये वाला ग्राफ खींचा, इस वाले इक्वेशन से मैंने ये वाला ग्राफ खींचा। हाँ क्या है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ना हमको है। चलो ये दो ग्राफ हो गए, अभी हाफ लाइफ पढ़ेंगे, उसमें भी ग्राफ आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द टाइम पीरियड, वह समय, इन विच, जिसमें, द टाइम पीरियड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्या है जो रिएक्टेंट होगा, हाँ क्या है उसकी कंसंट्रेशन, बिकम्स हाफ, कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। इज कॉल्ड क्या, हाफ लाइफ, मतलब वो टाइम जिसमें किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी आधी रह जाए, आधी हो जाती है, तो हम उसको हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। तो मतलब यहाँ पर हाफ लाइफ को है दिखाने का ये रहेगा, हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या समझेंगे, इफ़ स्मॉल टी, मतलब टाइम अगर टी हाफ हो जाए तो कंसंट्रेशन जो बाद वाली है बची हुई कंसंट्रेशन, वो पहले वाली कंसंट्रेशन ही कितनी हो जाएगी, आधी। ये क्या है, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद में कंसंट्रेशन बची हुई पहले वाले, यानी इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चों, सी नाट, और टी टाइम के बाद में अगर टी टाइम टी हाफ हो जाए तो बची हुई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी नाट की आधी रह जाएगी, सी नाट की आधी रह जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नाट फार्मूला होता है। सी टी यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों, सी नाट अपॉन 2, और माइनस के ही रहेगा, और टाइम टी की जगह पर क्या रखेंगे, टी हाफ रख देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, सी नाट। ये पूरा उठा लाएंगे इस तरफ, तो हो जाएगा के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू सी नाट माइनस सी नाट बाई 2। ये सी नाट तो इधर ही है, ये वाला इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग,
इनको घटा लेंगे तो सी नाट से सी नाट बाई 2 घटेगा, बचेगा सी नाट बाई 2 के इंटू टी हाफ। समझ आ रही बात ना, के इंटू टी हाफ, टी हाफ को रोके रखेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू, मतलब हाफ लाइफ, क्या है ये, हाफ लाइफ इज इक्वल टू सी नाट अपॉन 2 के। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हाफ लाइफ जो निकल के आती है वो सी नाट अपॉन 2 के, मतलब क्या है, हाफ लाइफ आपकी जो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर, किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन। जी हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। शायद ये ना दिखाई दे रहा हो, देखते हैं ज़रा, इसमें ये नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा तो ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं कि टी हाफ जो है, हाँ हाफ लाइफ जो है डिपेंड कर रही है किस पर, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। हाफ लाइफ हो गई। अब हम बात करेंगे कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, इन विच कह रहा है कि कंप्लीशन टाइम, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा अलग ले लेंगे, मिटा देते हैं यहाँ पर। कंप्लीशन के लिए कितना, कौन सी डेफिनेशन आएगी, यानी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो हम क्या ले लेंगे, द टाइम पीरियड इन विच जीरो ऑर्डर रिएक्शन जी इज कंप्लीटेड, वह समय जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम, इज कॉल्ड, यस प्लीज, कंप्लीशन, हाँ जी, टाइम, ओके, यानी वो समय जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना, फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको हम लोग कंप्लीशन टाइम कहते हैं। नाउ वी एज्यूम दैट, हम मान रहे हैं यहाँ पर, क्या मान रहे हैं, वी एज्यूम दैट, यस क्या एज्यूम कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, सी नॉट, इफ स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी कंप्लीशन टाइम है, तो बची हुई कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन सी टी क्या हो जाएगी, जीरो, भाई कुछ बचेगा ही नहीं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब नहीं समझ आ रही बात भाई, रिएक्शन का टाइम हो गया है कंप्लीशन के बराबर, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो देखो ए से क्या बनना है, बी बनना है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो सारा का सारा ए क्या बदल जाएगा, बी में, तो सी टी जीरो हो जाएगी। तो अब फार्मूला क्या लाएंगे, फार्मूला वही फार्मूला क्या है, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी नाट, तो सी टी क्या है, जीरो बचा, माइनस के कैपिटल टी और प्लस सी नाट, ये इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो के इंटू कैपिटल टी सी नाट, तो कैपिटल टी बराबर सी नाट अपॉन के, ये कंप्लीशन टाइम है, क्या है ये कंप्लीशन टाइम है, ठीक है ना, रिएक्शन को पूरी कंप्लीट होने में लिया गया टाइम ये आया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक क्या निकाल लेंगे, कंक्लूजन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, कंक्लूजन, क्या निकालेंगे, हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जी, %50 कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन टेक फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन टेकन टाइम कितना है, टेकन टाइम टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2k, फिर है ना आगे का अगेन 50%, अगेन
50% कंप्लीशन टाइम। अगला जो 50% कंप्लीशन टाइम है वो भी टी हाफ है, मान लो वो भी C0/2 के है, ठीक है ना। ये पहला है टी हाफ, ये दूसरा वाला टी हाफ है, 1 और 2। तो 100% क्या लिखेंगे, फॉर 100% कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन 100% पूरी हो रही है। देखो 50% पूरा होने में लिया गया समय कितना था, C0/2 के, अभी आपने टी हाफ निकाला था। अगला 50% मैंने और मान लिया टी हाफ ही लग रहा है टाइम C0/2 के, दोनों को मिलाएंगे 100% में, तो कैपिटल T इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0/2 के पहले 50% पूरा होने में लिया टाइम, और फिर है अगले 50% को पूरा होने में लिया गया टाइम C0/2 के। तो हम क्या यहाँ पर 2 C0/2 के आ जाएगा, कट जाएगा, तो कैपिटल T बराबर C0/K निकल के आएगा। यही देखो आपने यहाँ निकाला था 100% कंप्लीशन के लिए, ठीक है ना। 100% कंप्लीशन के लिए आपके पास जो टाइम निकल के आया था C0/K आया था, ठीक है। तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला, आपने निकाला कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 50% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो टेकन टाइम होता है C0/2 के। मैंने मान लिया 50% पूरी हुई है, C0/2 के टाइम लगा है, अगली 50% पूरा होने में और इतना ही समय लग रहा है। तो अब 50 और प्लस 50 कितनी हो जाएगी, 100%। तो C0/2 के ये वाला टाइम और प्लस C0/2 के ये वाला टाइम जोड़ देखो वही आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि जितना समय 50% शुरू का पूरा होने में टाइम लगी रिएक्शन, उतना ही समय आखिरी का 50% पूरा होने में लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत अच्छा बिंदु लिखेंगे कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट सेम परसेंटेज, यस प्लीज, सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन इन सेम टाइम इंटरवल, मतलब एक सेम टाइम इंटरवल के ऊपर सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ आपसे 10% पूरा करने में टाइम टी लग रहा है, अगले 10% पूरा करने में फिर टी टाइम लगेगा, फिर अगला 10% पूरा करने में टी टाइम लगेगा। यानी जीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट जो निकाला वो ये निकाला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करती है जीरो ऑर्डर की। जैसे 50% शुरू के पूरा करने में टाइम जो लगा है वही अगला 50% के पूरा करने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना। दोनों टाइम सेम आ रहे हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जी ग्राफ फॉर टी हाफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो ग्राफ निकालेंगे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, टी हाफ इज इक्वल टू C0/2 के। हम क्या करेंगे 1/2 के अलग कर लेंगे इंटू C0 अलग कर लेंगे टी हाफ। तो इस कंपेरिजन कराओ y इज इक्वल टू mx से, तो y क्या है एक्सिस से टी हाफ ले लेंगे इस पर, और x एक्सिस पर क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन C0 ले लेंगे, टाइम टी हाफ हो जाएगा। और ये क्या है, जी हाँ ये है स्लोप, और ये स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 1/2 क्या आ रही है। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये सेंटर ऑफ ओरिजिन से जाएगी जो लाइन, सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ से आएगी लाइन, ये यस प्लीज। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे पास y इक्वल टू mx इक्वेशन आ रही है तो ये कहाँ से निकल के जाएगी लाइन, सेंटर ऑफ ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसकी स्लोप जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, वो भी आएगी 1/2 के। ये बात पकड़ में आ रही है आपको, 1/2 के। तो बच्चों आपने क्या देख लिया, आपने देख लिया कि भाई टी हाफ आपका y एक्सिस से कंपेयर कर रहा है, x आपका C0 से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, और स्लोप आपकी 1/2 के वो भी प्लस है, और ये रिएक्शन y इक्वल टू mx से मतलब ये सेंटर ऑफ ओरिजिन से जा रही है, लिहाजा यहाँ से देख लीजिएगा सेंटर ऑफ ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रही है, स्लोप इसका कैसा है, प्लस का है। एक तो ये बना, दो इससे पहले ग्राफ अपने जीरो ऑर्डर के पढ़ लिए थे, एक ग्राफ आपको और मैं पढ़ाऊँगा, मतलब ये चौथा ग्राफ होगा, और ये वाला बच्चों तीसरा ग्राफ है जीरो ऑर्डर का, दो इससे पहले आपने पढ़ लिए थे, ये चौथा ग्राफ है। क्या है, मतलब आपके पास रॉर ये लिखी हुई है, ये रॉर अगर टाइम पीरियड पर कह दे आपसे क्या डिपेंड करती है, आंसर है नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करती है।
अच्छा ये तीसरा, ये चौथा। पहला वाला क्या निकाला था मैंने? पहला वाला निकाला गया था रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसमें भी क्या है? सीधी लाइन जाएगी, ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये पहला वाला ग्राफ था। दूसरा वाला ग्राफ क्या निकल के आया था बच्चों? सी टी इज इक्वल टू, हाँ, माइनस के टी प्लस सी नॉट। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? एम एक्स प्लस सी। तो y पर हो जाएगा सी टी, और x एक्सिस पर हो जाएगा टाइम t। सी नॉट ये फ्रेगमेंट हो जाएगा y एक्सिस पर कटा हुआ, और फिर यहाँ से स्लोप है माइनस के, नीचे आ जाएगी स्लोप के या m। ये ग्राफ आपके 4 हैं, 1 2 3 4। चलो बच्चों बात करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो अलग अलग तरीके से पेपर में आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट इनके लगाने के सिखाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद बिल्कुल भी आपके अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाँ, टाइम टी सेकेंड टेकन फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के 10% के पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? टी सेकेंड लग रहा है। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये सवाल आया आपके पास। अब इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए सुनिए ध्यान से। इसके 2 मेथड हैं लगाने के। एक है यूनिटरी मेथड, जो आप ना एंट्रेंस वगैरह में बहुत आसानी से लगा सकते हो। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना था कि सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन जो होगी वो सेम टाइम इंटरवल पर हो जाएगी। मतलब अगर टी सेकेंड 10% के पूरा होने में लग रहा है तो अगले 10% रिएक्शन के कंप्लीट होने में टी सेकेंड ही लगेगा। ये आपने पीछे भी टी हाफ वाले केस में पढ़ लिया था, ठीक है ना? टी हाफ का केस और कंप्लीशन टाइम, ये केस आपने पढ़ा था। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? 0% थी रिएक्शन शुरू में, मान लिया वो 10% हुई, कितना समय ले लिया उसने? स्मॉल टी ले लिया। फिर 10 से 20 पूरा होने में फिर टी लेगा, फिर 20 से 30 पूरा होने में फिर टी टाइम लेगा, क्योंकि भाई ये 10%, ये भी डिफरेंस 10% का, ये भी 10% का। अब ये 40% पूरा होने में फिर टाइम टी लेगा, फिर ये 50% पूरा होने में फिर टाइम टी लेगा। तो 1 2 3 4 5, मतलब टोटल जो टाइम स्पेंड होगा, टोटल टाइम फॉर 50% कंप्लीशन, मतलब 50% के कंप्लीशन में कितना टाइम टोटल लग जाएगा? तो 5t लग जाएगा। ये तो यूनिटी मेथड आपने खाली दे करके लगा दिया। बोर्ड में आप इसको कैसे लगाएंगे? तो बोर्ड में आपके पास ऐसे सवालों को हल करने के मैं 2 तरीके सिखलाऊंगा। फॉर 10% कंप्लीशन इधर लिख लेना, फॉर 10% कंप्लीशन इधर लिख लेना, फॉर यस प्लीज कितना? 50% कंप्लीशन। तो 10% कंप्लीशन जीरो ऑर्डर है ना, तो सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी नॉट। या आप 10% का कंप्लीशन है तो आप ऐसे कर लेंगे, मान लेंगे आपके पास सी नॉट था 100%, कितना था? 100%, और 10% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई तो बची कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों? भाई 100% शुरू में थी कंसंट्रेशन, अब 10% पूरी हो जाएगी तो बचेगी कितनी? 90%। भाई 90% बचेगी। टाइम कितना लगेगा बच्चों? टाइम लगेगा स्मॉल टी। तो अब क्या रखेंगे फार्मूला? सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी नॉट। तो सी टी कितना था? सी टी है 90, चलो 90 माइनस के टाइम टी ही लग रहा है, प्लस सी नॉट कितना था? 100। तो अब इसको इधर लाइए, इधर ले जाइए, तो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 90, 10 बचेगा। तो खाली के इज इक्वल टू हो जाएगा के इज इक्वल टू 10 अपॉन स्मॉल टी। ये चीज़ इतनी यहाँ से निकल आई। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें वही चीज़, सी नॉट मान लो शुरू में कितना था? 100 था, 50% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना? 50% बचेगा। तो अब
यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर जो टाइम होगा बच्चों, यहाँ पर टाइम मान लो लगेगा टी डेज, और वही करना है फाइंड, वही टाइम फाइंड करना है, यानी 50% के पूरा होने में जो टाइम लगेगा उसी को निकालना है। तो फार्मूला रखो यहाँ पर सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी डेज प्लस सी नॉट, क्योंकि अब जो टाइम लगा है उसको टी डेज हमने मान लिया है। तो सी टी कितना है बच्चों 50 बचा हुआ, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी डेज, और प्लस था कितना 100, ये इधर लाओ, तो प्लस का के इंटू टी डेज हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 बचेगा। तो टी डैश इज इक्वल टू 50 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों के, और के की वैल्यू आपको रख देना है 10 अपॉन टी। तो हम यहाँ पर लाएंगे 50 अपॉन 10, और ये इसके अपॉन में टी आएगा, स्मॉल टी, 0 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, 5t आ जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल है, देखो एकदम आसानी के साथ इजीली समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, टी समय लग रहा है 10% की कंप्लीट होने में, 50% के कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो एक यूनिटरी मेथड है कि आपने पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करेगी। तो 10% के पूरा होने में अगर टी लग रहा है तो अगले 10% के पूरा होने में टी ही लगेगा। तो 5 बार कर लो 50% हो जाएगा, 5 टी लग जाएंगी। यूनिटरी मेथड ये है, ठीक है ना। अब ये बोर्ड में लगाने वाला मेथड है क्या, 10% कंप्लीशन का अलग आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, 50% कंप्लीशन की अलग कैलकुलेशन। 10% कंप्लीशन का मतलब क्या है, शुरुआत में मान लो सी नॉट 100% था, 10% पूरा हो गया तो बचा कितना 90, ठीक रख लेंगे। टाइम कितना लगा, मान लो टी लगा, फार्मूला रखेंगे, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इधर आ जाइएगा, 50% कंप्लीशन में मान लो शुरू में 100 था, बचा कितना 50, क्योंकि 50 पूरा हो गया है। तो अब इसमें टाइम कितना लगा, मान लो टी डेज लगा है। तो फार्मूला जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, टी की जगह पर टी डेज हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज ऊपर दिए हैं रख लेंगे, टी डेज इज इक्वल टू 50 अपन के, और के का मान यहाँ से उठा करके रख लेना, लग जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल कराते हैं 1 2 एंड 3। चलो भैया अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी हाँ, क्या है भाई, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसमें मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल जी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन अगला मेरे पास है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन। यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो 10 सेकेंड टाइम टेकन है, 10 मिनट ले लो आप, या 30 मिनट ले लो, 30 ले लेते हैं, ठीक है। 30 मिनट टाइम टेकन है, कितने परसेंट के लिए, 10% के लिए। आपको फाइंड करना है जी 80% के कंप्लीशन के लिए। मान लो इस तरीके से सवाल आ गया, तो अब क्या करेंगे आप, 10% कंप्लीशन अंदर 80% कंप्लीशन। 10% कंप्लीशन में क्या करेंगे, शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या होगी 100, बच्ची कितनी 90 बची ना, 10% कंप्लीट हो गई है। टाइम कितना लगा बच्चों इसमें 30 मिनट। इधर आ जाइएगा, शुरुआत में कितनी कंसंट्रेशन थी 100, और बची कितनी 20, क्यों, क्योंकि 80% पूरी हो चुकी है, 80% बची गई कितनी 20। इसमें टाइम कितना लगेगा सर, यही निकालना है, इसका टाइम दिया हुआ है। तो फार्मूला रख लेंगे सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी नॉट। सी टी है 90 माइनस के, टी की वैल्यू है 30 प्लस सी नॉट कितनी 100, इसको इधर लाओ, के इंटू 30 इज इक्वल टू 10, के इंटू 30 इज इक्वल टू 10, के और 30 इधर आएगा, 100 से 90 चला जाएगा, 10 बचेगा। तो के इज इक्वल टू 10/30, तो 1/3। चलो इधर आ जाओ, तो इसमें आ जाएगा सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। अब क्या देखो कांस्टेंट है ना, जो यहाँ पर है वही यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग के। तो बेसिकली शुरू वाला जो डेटा होता है वो आपको के निकाल के दे देता है, उस के को आप दूसरे डेटा में रखोगे, खट से सवाल लग जाएगा। सी टी कितना है 20 इज इक्वल टू माइनस के कितना 1/3 टाइम टी प्लस सी नॉट कितना है 100, इसको ला इधर, तो t/3 हो जाएगा इज इक्वल टू जी 80। तो t इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 240 मिनट, कितना लगेगा 240 मिनट लगेगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आराम समझ में आ जाएगा, नोट कर लो। इसके बाद फिर अगले सवाल पे चलते हैं 1 2 एंड 3। स्क्रीनशॉट ले लो।
जी। अगला क्वेश्चन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाँ जी, 40 मिनट टाइम टेकन है, टाइम टेकन फॉर, यस प्लीज़, 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, फाइंड टाइम टेकन, आपको पता करना है कितना समय लगेगा, टाइम टेकन, यस प्लीज़, कितने परसेंट के लिए, फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसके जवाब को हम कैसे लिखेंगे, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट जितना होगा 50% कंप्लीशन का इधर रख लेंगे, 50% कंप्लीशन ये हो जाएगा, और इधर कितना है 75% कंप्लीशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 50% कंप्लीशन से हम क्या निकालने वाला है, इसके को उठा के कहाँ रखेंगे 75 में, तो यहाँ पर आइए ज़रा 50% कंप्लीशन में शुरुआत मान लो 100 था, ठीक है ना। उसके बाद टाइम कितना लगा, टाइम लगा बच्चों, स्मॉल टी कितना लगा भाई, स्मॉल टी लगा है कितने मिनट, 40 मिनट। तो बचा कितना है, सी टी कितना बचा है, 50 पूरा हो गया, 50 ही बचा। इधर लाइए ज़रा, शुरू में कितना था 100, टाइम कितना लगा सर, यही निकालना है। बचा कितना था, 75% कंप्लीट हो, बचा कितना, 25 बचा। तो यहाँ पर ज़रा लाइएगा, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। सी टी कितना है भाई, कितना बचा, 50 बचा, 50 रख देंगे, इज इक्वल टू माइनस के, और टाइम टी कितना है 40, और प्लस सी नॉट कितना है 100। अब इसको पूरा इधर लाओ, तो के इंटू 40 इज इक्वल टू 50, तो के इज इक्वल टू 50 अपॉन 40, तो 5/4 हो जाएगा। क्या यहाँ से के निकल आया, हाँ सर निकल आया, इसी के को उठा के यहाँ रख लेंगे, ठीक है ना। तो नाउ सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। ये जीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाली थी। सी टी 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू स्मॉल टी प्लस सी नॉट 100, ये इधर लाओ, तो के इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू, हाँ जी 75, और हम यहाँ से टाइम निकालेंगे 75 अपॉन के, तो 75 के की वैल्यू कितनी आई है, 5/4 ऊपर चला जाएगा। जी हाँ, ये आपके पास आ जाएगा 4, 60 मिनट, कितना 60 मिनट, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि कैसे कितनी आसानी के साथ क्वेश्चन हमारे ये लग रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1, 2 एंड 3। चलो भाई, अब ये थोड़ा सा डिज़ाइन हम चेंज करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन का। यहाँ पर हम ज़ीरो ऑर्डर नहीं करेंगे, ऑर्डर का नाम ही नहीं लेंगे, लिख लेंगे फॉर एनी रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए 20 मिनट टेकन फॉर 40% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, फाइंड एंड और 40 मिनट टेकन फॉर कितना, 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है क्या। वेलोसिटी कांस्टेंट निकालो, क्या निकालो, लो जी वेलोसिटी कांस्टेंट निकालो। तो सबसे पहले आंसर करेंगे हम क्या कि भाई देखो 20 मिनट लग रहे हैं 40% के कंप्लीट होने में, और फिर 20 मिनट में 20 और जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 40 मिनट, तो 40% था, तो 40% और पूरा हो जाएगा भाई। 40% के पूरा होने में 20 मिनट लगे, तो अगले 40% पूरा होने में और 20 मिनट लगेंगे, तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 40, देखो 40 मिनट अगले है ना, अगले 40 मिनट में कितना हो रहा है 80% पूरा हो रहा है। तो मतलब क्या है, सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 20 से कितना हुआ है 40%, टाइम कितना लिया है, सॉरी 0 से 40% हुआ है, टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 20 मिनट,
अब हम क्या लेंगे, अगले और 20 मिनट, तो 40 से 40% और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 80%। मतलब 0 से 80 पूरा होने में कितना लग जाए 40। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ अकॉर्डिंग टू डेटा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेटा सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इन आ सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल पर सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, सेम टाइम इंटरवल। सो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी आपने लिखी है पीछे, ये प्रॉपर्टी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम क्या रखेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर, अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी नॉट। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, फॉर पहले ले लो 40% कंप्लीशन, कंप्लीशन, तो सी नॉट कितना था 100 और 40% पूरा हो जाएगा तो सी टी कितना बचेगा 60 और टाइम कितना लिया 20 मिनट। तो रख देंगे सी टी बच्चा 60 इज इक्वल टू माइनस के ही निकालना है, टाइम टी 20 मिनट प्लस सी नॉट, सी नॉट था 100, ये पूरा लाएंगे इधर हो जाएगा के इंटू 20 इज इक्वल टू 100, ये 60 घट जाएगा 40 बढ़ जाएगा, तो के इज इक्वल टू 40/20 इज इक्वल टू 2 मोल। हाँ जी जीरो ऑर्डर है ना, तो के की यूनिट क्या जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपके पास के की यूनिट निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है सेम टाइम इंटरवल में, और ये प्रॉपर्टी होती है जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए आपको इक्वेशन पता है, अब 40% कंप्लीशन या 80% कोई भी ले लो, डेटा रख दो, फट से आपको के मिल जाएगा। तो बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए बात करते हैं स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर, मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी भाई, चलो स्पेशल केस फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या स्पेशल केस है। मान लो आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे दे, पहले आपने देखा था a इज इक्वल टू कितना आया था b, तो इसके लिए आपने निकाला सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी नॉट। अगर ना पेपर में कभी इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दे तब क्या करेंगे, तब अब आपके पास जब इक्वेशन बनेगा स्मॉल r इज इक्वल टू रेट निकालेंगे जब हम लोग, तो माइनस की 1/3, जी हाँ, डी ए अपॉन डी टी, ये क्या है इंस्टेंटेनियस, ये क्या है इंस्टेंटेनियस, और रेट ला अगर लाएंगे इसके लिए क्या निकल जाएगा रेट ला, तो रेट ला इज इक्वल टू आ जाएगा के ए की पावर 0, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो r इज इक्वल टू के हो जाएगा फाइनली, इसको इक्वेशन 2 नाम दो, इक्वेशन 2। तो कंपेयर कर लो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो हो जाएगा माइनस का 1/3 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। तो हम क्या करेंगे, डी ए को इधर रोके रखेंगे, बाकी सब इधर भेज देंगे, तो -3k इंटू डी टी, ये डी टी इधर आएगा, 3 इधर आएगा, माइनस इधर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा देंगे डी ए का, तो सी नॉट शुरू में होगा और इधर आएगा सी टी इज इक्वल टू -3k कॉन्स्टेंट है, नीचे जाएगा 0 से t और ये डी टी, तो डी ए का हो जाएगा कैपिटल ए और ऊपर आएगा t, नीचे आएगा सॉरी ऊपर आएगा सी टी और नीचे आएगा सी नॉट इज इक्वल टू -3k। अब ये t आ जाएगा, ऊपर स्मॉल t नीचे 0, तो सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू -3k और t माइनस 0, तो यहाँ से आएगा सी टी इज इक्वल टू -3k इंटू टी और प्लस सी नॉट, ये निकल गया। तो आपने देखा सी टी इज इक्वल टू -k t प्लस सी नॉट आया था। अब स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट अगर 3 डाल देंगे तो सी टी बराबर -3k t, मतलब स्टोइकियोमेट्री आपकी के टी के मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर जो निकल के आएगा इसके लिए सी टी इज इक्वल टू -3k
टी और प्लस सी नाट, ये आ जाएगा। अगर मेरे पास 2ab होता तो इसके लिए सी टी क्या आ जाएगा, माइनस का स्टोइकियोमेट्री 2 और ये के टी, जी हाँ, और प्लस सी नाट। अगर मेरे पास 5a इंटू बी होता तो अब यहाँ पर इक्वेशन क्या निकल के आती, स्टोइकियोमेट्री माइनस की 5 के टी और प्लस, ये बात पकड़ में आ रही है आपको, यानी जो स्टोइकियोमेट्री लगी है बच्चों वही के टी के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। अगर नहीं स्टोइकियोमेट्री है तो केवल के टी रहेगा, अगर 3 स्टोइकियोमेट्री है तो 3 के टी हो जाएगा, अगर 2 स्टोइकियोमेट्री है तो 2 के टी हो जाएगा, और अगर 5 है तो 5 के टी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका। जी, एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, यानी ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, PYQs में आते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, यस प्लीज़, बनाता है 2HCl, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए है। दूसरा आता है HI हाइड्रोजन आयोडाइड गोल्ड कैटलिस्ट में हाई प्रेशर पर ये टूटता है H2 में और प्लस I2 में, जी हाँ। तीसरी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो 2NH3, ये मॉलिब्डेनम सरफेस पे टूटता है N2 और प्लस 3H2 में। ठीक है ना, ये PYQ है 2016 का, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स फूड को जो डाइजेस्ट करते हैं ना, उन एंजाइम्स की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, तो एंजाइम की जो मैकेनिज्म होती है, एंजाइम की जो रिएक्शन होती है वो ज़ीरो ऑर्डर होती है। एंजाइम रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये बच्चों आप लोगों को एग्जांपल ले लेना है, ज़ीरो ऑर्डर के 4 एग्जांपल हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसके बाद हम लोग इस जो है लेक्चर को ख़त्म करें। अब इसके बाद बच्चों हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ज़ीरो ऑर्डर पूरी तरीके से ख़त्म है। इसमें मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, इसके एग्जांपल्स भी करवा दिए हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला बच्चों तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। नया स्टार्टअप है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं रीच कर पाऊँ और चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाऊँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।